अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, पहली 4 लाइन पढ़ी थी लेकिन दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, 1815 के बाद में जो रूढ़िवाद था वो किस तरीके से नयापन उसमें आया। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, मैंने उस दिन बताया था फॉलो को आप एक तरीके से आफ्टर से रिप्लेस कर सकते हो, तो थोड़ी सी वही कहते हैं ना सिंप्लीफिकेशन सा हो जाता है। तो नेपोलियन के डिफीट के बाद 1815 में यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब स्पिरिट का मतलब यहाँ से विचारधारा से ही है। जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी उनके अंदर अगर हम उनकी ड्रिवन यहाँ पे है रन से चलाना, जो उन्हें चलाया गया वो किस तरीके से, किस विचारधारा से, कंजर्वेटिज्म की विचारधारा से, रूढ़िवादी विचारधारा से। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हिरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। कंजर्वेटिव्स जो थे वो लोग, उनका ये विश्वास था कि जो इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के, जिन्हें स्थापित किया जा चुका है, जो परंपरागत हैं ही, उन्हें जैसे जैसे एग्जाम्पल आया मोनार्की है, चर्च और सोशल हिरार्कीज। यानी हिरार्की का मतलब क्या होता है सबको पता, थोड़ा सा तो पता होगा। हिरार्की का मतलब है वो उपक्रम जो पहले था फिर उसी तरीके का आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो चलते रहता है। जैसे हम पद की बात करें तो राजा का बेटा जैसे राजकुमार उसे वो हिरार्की, सोशल हिरार्की चलती रहती है, ठीक है। हाउएवर सॉरी, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, और प्रॉपर्टी यानी जो हमारा संपत्ति है और फैमिली, उन सबको प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इनको हम कभी भी स्पॉइल नहीं करेंगे, जो हमारी संपदा है एक तरीके से। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। अब दो तरीके की था, एक रिवोल्यूशन से पहले सोसाइटी थे, एक रिवोल्यूशन के बाद में। लेकिन ज़्यादातर रिवोल्यूशनरीज का कंजर्वेटिव्स का मानना था कि हमें प्री रिवोल्यूशनरी एरा में जाना नहीं चाहिए, मतलब सारे के सारे जो चेंजेस वहाँ पे आए हैं उन्हें पूरी तरीके से बदलना नहीं चाहिए, मतलब उसी तरीके के संसार में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। रादर दे रियलाइज, बल्कि उन्होंने रियलाइज किया, फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। इनिशिएट शुरुआत करना, जो नेपोलियन ने जो जिन रिवोल्यूशन या चेंजेस की जो शुरुआत की थी, दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। वो कहते थे जो भी नेपोलियन चेंज लेके आया, और हम मोनार्की से ही, मोनार्कियल ही सिस्टम होगा हमारा, लेकिन वो जो चेंज लेके आया था नेपोलियन, उसके सहारे ही हम मोनार्की वाले सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। यानी जो मोनार्की वाला सिस्टम है, जो तानाशाही वाली जो सरकार है, उसको और ज़्यादा शक्ति प्रदान की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ द चेंजेस दैट नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, और ये वही है कि ये स्टेट पावर को ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकता है। ए मॉडर्न आर्मी, एक आधुनिक आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, और जो प्रशासनिक है, जो हमारा पूरा संस्थान है, उसको अगर हम क्या कर दें और ज़्यादा एफिशिएंट बना दें, यानी निपुण बना दें। वो डायनेमिक इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो लगातार प्रगति के रास्ते पर हो, डायनेमिक होता है, गतिशील। द एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म, एबोल्यूशन हमेशा क्या होता है, खत्म करना, समाप्त करना, किसका, फ्यूडलिज्म का, जागीरदारी और सर्फडम, दास प्रथा। कुड स्ट्रेंथन, ये सारी की सारी चीजें कुड स्ट्रेंथन शक्ति प्रदान कर सकती थी द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप, जो ऑटोक्रेटिक जो मोनार्की अब यहाँ पे अब बनने वाली थी, उनको ये सारी ही चीजें स्ट्रेंथ दे सकती थी। इन 1815, 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, और प्रशिया ये कभी कभी प्रशा बोलता है, अगर हिंदी की बुक्स में देखोगे आप तो ये प्रशा लिखा हुआ है, प्रे और शय, शलजम वाला। प्रशा एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, इन सारों ने मिलके एक साथ नेपोलियन को हराया था। मेट एट वियना, ये सारे वियना में मिले, टू ड्रॉ अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप, यूरोप के लिए एक फैसला करने के लिए, एक सेटलमेंट बनाने के लिए, एक संधि। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, और चे बोलेगा या क्या बोलेगा, इट इज अ मैटर ऑफ रीडिंग, आप देख लेना, मैटरनिक बोल रहा हूं मैं। कांग्रेस का मतलब होता है क्या,
कांग्रेस लिखा हुआ है ना, द कांग्रेस वॉज होस्टेड। होस्ट का तो मतलब आयोजित की गई, जो आयोजन करता है। तो कांग्रेस का मतलब ये किसी पार्टी विशेष से नहीं है, कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, महासम्मेलन इसे कहा जा सकता है कांग्रेस। तो ये जो महासम्मेलन था ये किसके द्वारा होस्ट किया गया? ऑस्ट्रियन चांसलर के द्वारा, ड्यूक मैटरनिक जिनका नाम। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना। अब डेलीगेट क्या होते हैं? डेलीगेट वे होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। सारा देश तो नहीं जाएगा ना वहाँ, तो सारा देश कुछ लोगों को चुन के भेजता है, जिनको हम कह सकते हैं डेलीगेट, अगर मैं प्रतिनिधि बोल सकते हैं। और इसके अलावा कल तारीख क्या थी भाई? एक थी ना? डेलीगेट, हाँ प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। (1815) में हुई, ये तो सन आपको रट गया होगा, वियना की ट्रीटी विद द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या? उद्देश्य, लक्ष्य। ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। यानी ये संधि जो थी उसका एक उद्देश्य था, वो था अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस, यानी उन चेंजेस को वापस ला देना, यानी जो उसने चेंजेस किए थे उनको पलट देना। सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़, मतलब सारी नहीं, मोस्ट ऑफ द चेंजेस को बदल देना का मतलब खत्म कर देना, जो उसने नेपोलियन ने किए थे जब उसका सत्ता थी। द बोर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। बोर्बन डायनेस्टी थी, डायनेस्टी का मतलब आप समझते हो क्या? साम्राज्य। बोर्बन थी, उसको उखाड़ फेंका गया था, गैर कानूनी करार दिया गया था, बाहर भगा दिया गया था, उसको दोबारा से रीइंस्टॉल किया गया पावर में। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। एनेक्स का मतलब होता है हड़पना। जब आप किसी की चीज पे कब्जा कर लेते हो, वो क्या होता है? एनेक्स, जिसको कि हम अपनी भाषा में बोलते हैं हथिया लेना, बोलते हैं ना। देखो, ले लेना, हथिया लेना, आपने, मैंने कहा आपने हथिया लिया, आपने हड़प लिया, उसका तो सेंस ही अलग निकल के आएगा। आपने ले लिया वो दूसरी चीज है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं आपने हड़प लिया, तो लड़ाई होने के चांसेस है नहीं? लड़ाई हो जाएगी अगर किसी को कहोगे। तो सारे ही जो टेरिटरीज थे जो उसने हड़पे थे अंडर नेपोलियन, वो सारे ही उसे क्या करने पड़े? लोस्ट, छोड़ने पड़े, यानी खो गए उसके। तो अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और बहुत सारे स्टेट्स को फ्रांस की बाउंड्रीज पर स्थापित किया गया ताकि फ्रांस अपने स्टेट को क्या ना कर सके? एक्सपेंशन ना दे सके, यानी एक्सपेंड ना कर सके, विस्तार ना दे पाए। दस द किंगडम ऑफ द, अब यहां पे वो आएंगे जो जहां जहां पे दिशाओं में उन्होंने कौन कौन से राज्य स्थापित कर दिए। 10 इस प्रकार होता है। द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वो सेटअप इन द नॉर्थ। समझ गए हो? नॉर्थ में क्या नीदरलैंड को उसने किया, इंक्लूड था बेल्जियम भी। एंड गेनोवा वॉज एडेड टू पीडमोंट इन साउथ, इन द साउथ में, यानी कि साउथ में किसको किया गया? गेनोवा को। हो सकता है ये जय भी भूले, लेकिन आई फील कि मैंने जहाँ कहाँ पे पढ़ा था तो गया था, और जेनोवा आप बोल सकते हो, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जेनोवा बोल सकते हो। प्रुशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स का मतलब होता है सीमा, और प्रुशिया को एक नई टेरिटरीज दी, कहाँ पे? वेस्टर्न फ्रंटियर में। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को नॉर्थर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। 39 राज्यों का, छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज का उसने कन्फेडरेशन बनाया था, महासंघ बनाया था, लेकिन उसको उन्होंने छेड़ा नहीं, उसको ऐसे के ऐसे ही रखा जो उसने बना दिया था। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रुशिया वॉज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सनी। अगर हम ईस्ट की बात करें तो रशिया को एक पार्ट दिया गया पोलैंड का, और प्रुशिया को पार्ट दिया गया सैक्सनी का। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। और जिनका सारा इंटेंशन एक ही था, लक्ष्य था कि सारी जगह मोनार्कीज को स्थापित कर देना वापस, क्योंकि मोनार्कीज को उखाड़ फेंका था नेपोलियन ने। एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और क्या लक्ष्य था? मोनार्कीज को लाना और एक नया ही ऑर्डर स्थापित करना। यानी ऑर्डर का मतलब ऐसे क्रम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून एक तरीके का, पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर देना।
कंजर्वेटिव्स रेजिम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। रेजिम्स का मतलब मैंने बताया शासन करना, प्रशासन। अगर कंजर्वेटिव रेजिम्स की हम बात करें तो वो सारा ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक का तो सबको पता चल गया होगा, निरंकुश होता है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। डिसेंट का मतलब निंदा हो सकता है ना। एक वर्ड दे दूं, हाँ, असहमति, मतभेद। जब हम किसी से असहमति प्रकट करते हैं, कंसेंट होता है। कंसेंट का मतलब सहमति होती है, उसका उल्टा ही होता है डिसेंट, है ना। अभी अभी एक वो आया था सेंटेंस, वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे ऑफ कंसेंट, गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट मतलब जो हमारी सहमति से चुनी जाए, ये असहमति है। ये जो लोग हैं ना वो टॉलरेट नहीं कर सकते थे, करते थे क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, बुराई। बुराई दूसरी होती है, आलोचना दूसरा होता है। नहीं नहीं, बुराई बेटा अलग है। बुराई आपने अच्छा किया और फिर भी वो हो रहा, लेकिन आलोचना, आलोचना है कि पॉजिटिव वे में क्वेश्चंस करना। आपसे बुराई तो दूसरा होता है। बुराई तो एक बंदा होता है जो हमेशा बुराई करता है। अब मोदी जी कुछ भी करते हैं, सपोज करो, नहीं ये तो गलत किया है, वो बहुत सारे काम अच्छे भी किए, उनको अच्छों को तो नहीं कह रहा, सिर्फ क्या ढूंढने में लग रहा है उनमें भी कुछ ना कुछ कमी, वो बुराई है। आलोचना तो एक पॉजिटिव व्यवहार के साथ में, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में उसे बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। एंड सोट टू, हाँ मतलब, और सिमिलरिटी है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा अंतर है, समझने में बहुत मतलब थोड़ी सी नॉलेज तो चाहिए। सो टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। दो शब्द आए हैं, देखो साइट, सोट टू आया यहाँ पे, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, साइट होता है एक, शायद एक वर्ड, और यहाँ पे सोट टू का मतलब है हमेशा ढूंढते रहना, कुछ तलाशते रहना। क्या तलाशते रहते थे? टू कर्ब एक्टिविटीज। कर्ब का मतलब है एक तरीके से नकेल डालना, रोक देना, किसी भी चीज को वश में रखना। कर्ब एक्टिविटीज वो सारी क्रियाकलाप जिनको क्या वश में करना चाहते थे। कौन से क्रियाकलाप थे? जो क्वेश्चन करते थे लिजिटिमेसी, मतलब उस सरकार की वैधता को, सच्चाई को, यानी जो सरकार वहां पर चल रही है उसकी वैधता, उसकी सच्चाई को जो भी आदमी क्वेश्चन करता था उनको कर्ब करने का काम करते थे। कर्ब मतलब वश में रखने का, करने नहीं देते थे। और इसी के कारण उन्होंने क्या किया अभिनव, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल। ज्यादातर ने क्या किया? सेंसरशिप लॉज ला दिए, यानी नियंत्रण वाले कानून। सबसे पहले क्या किया? व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, सबसे पहले तो सीधे कहां पे गए? मीडिया पे। व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर में कहा जा रहा था उसको कंट्रोल किया गया। बुक्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। जो भी चीज थी जो इस तरीके के आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते थे, फ्रीडम के, है ना, एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से एसोसिएट करते थे वो सारी एक्टिविटी को उन्होंने सेंसरशिप में ला दिया, यानी नियंत्रण में ला दिया। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन उसके बावजूद भी, नॉनदलेस का मतलब है फिर भी, उसके बावजूद भी जो मेमोरी थी ना फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वो बहुत सारे लिबरल्स को हमेशा इंस्पायर करती रही, उसने इंस्पायर किया। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और सबसे बड़ा इशू में से एक जो लिबरल्स के द्वारा उठाया गया वो था कि जो सेंसरशिप लगाई गई थी प्रेस पे, उसको खत्म किया जाए और प्रेस की आज़ादी। ठीक है, ठीक है, डन। रेवोल्यूशनरीज खत्म करते हैं इसे। रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। 1815 के दौरान, 1815 के वर्षों के दौरान द फियर ऑफ रिप्रेशन, एक अत्याचार का एक भाव आ गया किनके मन में? लिबरल नेशनलिस्ट। और उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा, मतलब सीक्रेसी में एक तरीके का जीवन व्यतीत करना पड़ा, भाग गए, मतलब एक तरीके से हाथ नहीं आए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज। देखो स्प्रिंग अप होता है एक शब्द, स्प्रिंग अप। स्प्रिंग का मतलब ऐसे तो उछलना होता है, लेकिन यहाँ पे उत्पन्न होना, पैदा होना, उभर के आना,
ठीक है, निर्माण होना ये कह सकते हैं। तो बहुत सारी सोसाइटी जो सीक्रेट थी, सीक्रेट मतलब रहस्यमय, यानी जिनको गुप्त कहा जा सकता है, वैसी सोसाइटीज का निर्माण होने लगा। और क्या करने के लिए? रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, ताकि जो आइडियाज हैं वो स्प्रेड किए जा सकें। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस के बाद में मोनार्किकल सिस्टम आ गया था, लेकिन अगर किसी को इन सोसाइटीज में जो बनाई गई थी उनमें जाना है और वहां पे रिवोल्यूशनरी बनना है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपको पूरा समर्पण देना पड़ेगा उस विचारधारा के लिए जो किसके खिलाफ थी? कंजर्वेटिव लोगों के खिलाफ थी। यानी आपको पूरी तरीके से अपने जान को समर्पित करना ही पड़ेगा। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और क्या करना है? लड़ाई लड़नी है लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और ज्यादातर रेवोल्यूशनरी का मानना था नेशन स्टेट्स का क्रिएशन, यानी नेशन स्टेट्स को ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गुइस्पी मैजिनी। अब क्या बोलेगा ये? गिस्पी बोल सकते हैं, गिस्पी, मैजिनी। और इन्हीं तरीके के एक इंडिविजुअल थे इटालियन, क्या थे? किसका नाम था? गिस्पी मैजिनी। बोर्न इन जेनोवा इन 1807, जो 1807 में जेनोवा में पैदा हुए। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, और वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने कार्बोनरी में। एज ए यंग मैन ऑफ 24 साल के युवक, ही वॉज सेंट इन टू एक्साइल इन 1831। यानी 1831 में एक्साइल का मतलब समझना पड़ेगा। एक्साइल मतलब देश से निकाल देना, देश निकाला देना, देश से निकाल दिया गया। फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया, क्रांति करना चाहते थे लिगुरिया में, प्रयास था इनका, तो इन्हें पकड़ के देश से निकाला गया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर, और इसके बाद में जब ये आए होंगे तो इन्होंने 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, इन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज बना ली। पहली यंग इटली इन मार्सिलिस, मार्सिलिस में इटली के नाम से, यंग इटली के नाम से, एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। बर्न में कितना कौन बनाया? यंग यूरोप। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड। लाइक माइंडेड का मतलब एक जैसे दिमाग वाले, अपनी जैसे सोच वाले लोगों को इन्होंने भर्ती किया। फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स के लोग थे। मैजिनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैजिनी का विश्वास था कि भगवान ने जो ये नेशंस बनाए हैं ना, नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, ये मानवता की एक नेचुरल यूनिट्स है, इन पर किसी का भी कब्जा हो नहीं सकता। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। पैचवर्क मैंने बताया था, जिस पर सभी राज कर रहे हो एक तरीके से, है ना, जो छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया हुआ एक काम हो। तो उसने कहा कि इटली पैचवर्क के रूप में ही नहीं रह सकता, मतलब नहीं रहेगा। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। फोर्स का मतलब विकसित करना, बना लेना। तो इटली के बारे में उन्होंने सोचा कि इसको दोबारा से विकसित करना पड़ेगा। यूनिफाई आया है, एक, यूनिफाई का मतलब एक, सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, एक गणतंत्र स्वतंत्र रिपब्लिक बनाना पड़ेगा इटली को, विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, विद इन किसी सीमा के अंदर, अलायंस संगठन, नेशंस के संगठन तो हो लेकिन कम से कम यूनिफिकेशन तो हो। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और यही यूनिफिकेशन सिर्फ एकमात्र रास्ता हो सकता था इसकी इटली की आज़ादी का। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी। और इस मॉडल को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटीज जर्मनी में बननी शुरू हुई, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में एंड पोलैंड में। मैजिनीज रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। रिलेंटलेस का मतलब कठोर। मैजिनीज रिलेंटलेस अपोजिशन यानी कड़ा प्रतिरोध, कड़ा विरोध, किसके लिए? अपोजिशन के लिए, यानी जो विपक्षी पार्टी है। कौन थे? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव तो बेटा वही तो थे, उन्होंने ही तो सेटअप किया था ना। कंजर्वेटिव ही तो चाहते थे मोनार्किकल सिस्टम चले। आप समझ रहे हो? मोनार्किकल सिस्टम ही किसने चलाया? कंजर्वेटिव लोगों ने।
तो उसका अपोजिशन कौन हुआ, कंजर्वेटिव या मोनार्की जो सिस्टम है, और उसका अपोज बहुत तगड़े वाला था मैजिनी जो करता था, एंड इज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, और उसका जो कल्पना थी प्रजातांत्रिक सरकार के लिए, फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव लोगों को उसने डराया, उन्हें डर लगा, इस चीज से भय था। मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, और मैटरनिक ने उन्हें एक उपाधि दी जो सामने लिखी हुई है कि वो आज के युग में उस सोशल ऑर्डर के लिए मोस्ट डेंजर एनिमी था, सबसे खतरनाक दुश्मन था। कौन? गिब्स पे वजह, ठीक है।